नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगले चंद महीनों में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके लड़ चुकी है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद और हरियाणा में कांग्रेस को मिली अपेक्षित सफलता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की। 1 सीट इसके सहयोगी दल आजसू को मिली, लेकिन पिछली बार 12 सीटें एनडीए के खाते में थी। तो सीटें कम होने के बाद यह कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और भाजपा के लिए राह मुश्किल है। लेकिन हमारा आज का विषय है कि इन 3 राज्यों में चल क्या रहा है। सबसे पहले एक एक राज्य कर बात करेंगे, दिल्ली, हरियाणा और तब झारखंड। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। रागिनी नायक जो हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका बयान 1-2 दिन पहले आया था और उसी से कुछ कुछ इशारा मिलने लगा था। और उसके बाद जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसने दिल्ली कांग्रेस के बाकी नेताओं से राय ली। दिल्ली कांग्रेस का कोई भी नेता आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। और कांग्रेस नेताओं ने फीडबैक दिया कि क्या हो गया आम आदमी पार्टी के साथ लड़कर, पहले भी 0 थे, आज भी 0 हैं। और उल्टा कम से कम हर जगह हम लड़ते थे तो हमारे कार्यकर्ता तो उत्साहित रहते थे, कोई नेतृत्व तो वहां रहता था। जब लड़ेंगे ही नहीं तो फिर कार्यकर्ता शिथिल हो जाएंगे। तो इसलिए यह फैसला किया गया है कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह आम आदमी पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ेगी, कांग्रेस की जो भी सीटें आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह का माहौल है इस वक्त दिल्ली में, पानी को लेकर जिस तरह हाहाकार है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की जमीन कमजोर हुई है। तमाम घपले घोटाले के बाद, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला के बाद आधा दर्जन के करीब आम आदमी पार्टी के नेता जेल के अंदर हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इन सब को लेके आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि को धक्का लगा है और ऊपर से लोगों की मुसीबतें। तो कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ कम हुआ है और जैसे ही आम आदमी पार्टी का ग्राफ कम होगा उसके कुछ वोटर कांग्रेस की ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि कई लोगों को अब शीला दीक्षित का जमाना याद आने लगा है कि जब दिल्ली में फ्लाईओवर ही बना करते थे, दिल्ली सुंदर भी दिखती थी, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल भी कम था, दिल्ली के लोगों को पानी की व्यवस्था होती थी। तो उन्हीं में से कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर ही आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हुए थे, उनमें से अब दोबारा लोग कांग्रेस के विकल्प पर विचार करने लगे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि भाजपा का क्या होगा। भाजपा बिना चेहरे के, यानी चेहरे की घोषणा नहीं करेगी, वो संगठन के आधार पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद वो नेता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब जल्दी से आ जाते हैं दूसरे राज्य में, हरियाणा। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा के अलग अलग गुट हुआ करते थे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत अच्छा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर तो चले गए संसद में, जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनका उतना इंपैक्ट नहीं है जितना मनोहर लाल खट्टर जिस तरह से मैनेज करते थे। तो हरियाणा में जाट मुस्लिम बनाम अदर्स की राजनीति जो भाजपा करती रही थी उसमें थोड़ा सा डेंट लगा है। अभी 2-3 महीने हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझकर जो वहां 2 को छोड़ो सबको जोड़ो वाली राजनीति करती थी, 2 को छोड़ो मतलब जाट और मुस्लिम को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो, वो राजनीति फिर से समेट सकेगी इतनी सारी जातियों को? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर समेट लेते थे, बीजेपी समेट सकेगी कि नहीं, और वो भी बिना कोई लोकप्रिय चेहरे के। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा संगठन के अंदर कई तरह के गुट बन गए हैं और हर गुट चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। इस गुटबाजी के चक्कर में हरियाणा भाजपा को नुकसान पहुंच रहा है। अब जल्दी से तीसरा और अंतिम राज्य आ जाते हैं झारखंड। झारखंड में
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। और फिलहाल झारखंड में ऐसा कोई और चेहरा नहीं दिख रहा कि जिसका पूरा पैन झारखंड अपील हो, जिसको आदिवासी भी मानते हैं, भले ही कम ज्यादा इस पे दो राय हो सकती है, लेकिन कुछ तो इन्हें नेता मानते ही हैं, गैर आदिवासी भी जिन्हें नेता मानते हैं और मूलवासी भी जिन्हें नेता मानते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चेहरा भी होंगे और निर्णायक भी होंगे, उन्हीं का नेतृत्व भी रहेगा। बीजेपी को लगता है कि तमाम तरह के कयासों, भ्रम, गुटबाजी पर विराम लगाने का यही वो मौका है, क्योंकि आज अगर चेहरा घोषित कर दिया 3 महीने पहले तो चीजें सेटल हो जाएगी। जो अलग अलग गुट के लोग हैं वो भी मान लें कि हाँ भाई ये चेहरा है, तो आपस में झगड़े से कोई फायदा नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ बाबूलाल मरांडी होंगे, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी। झारखंड की लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि झामुमो की ताकत बढ़ी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब उन सीटों पर भी दावा करने लगा है जिस पर कांग्रेस या आरजेडी का स्वाभाविक हक हुआ करता था। उदाहरण के तौर पे हुसैनाबाद की सीट, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन के नेतृत्व में बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया है। पलामू प्रमंडल आमतौर पर आरजेडी या कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले 4-5 सालों में इनरोड्स बनाए हैं, अब वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। तो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के बीच सीट को लेकर खटास है। इधर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट चेहरे, स्पष्ट नेतृत्व के साथ उतर रही है। अभी अगले 3 महीने में बहुत कुछ होना है। झारखंड का चुनाव अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो 51 से 52 सीटों पर बीजेपी को लीड मिली थी। तमाम हेमंत सोरेन जेल गए, आदिवासियों की सहानुभूति हुई, मुस्लिम आदिवासी एकता बनी, इन सब के बावजूद क्या यहां से बीजेपी कुछ उम्मीद की किरण देख सकती है? क्या झारखंड में आपको क्या लगता है कि बाबूलाल के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए या कोई दूसरे चेहरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि आज ही शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि झारखंड में आजाद भारत की सबसे भ्रष्टतम सरकार चल रही थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जहां बालू, कोयला, पत्थर वगैरह सब कुछ अवैध था। हम आपको छोड़ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा के बयान के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि दिल्ली में सीएम का चेहरा किसे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या स्थिति है वहां की, हरियाणा में क्या स्थिति है राजनीतिक रूप से, और झारखंड को लेकर आप क्या समझते हैं? आपकी समीक्षा, आपकी राय जानने को हम उत्सुक हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में यह तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर, जहां बूथ जीते हैं, वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे
उनमें से एक वचन नहीं निभाया। कारियाकट्टा में बहुत बड़ा जोश है। अभी झारखंड में हमने 52 विधानसभा सीट में लीड ले चुका हूं, 9 लोकसभा सीट जीता हूं। कारियाकट्टा में उत्साह है और झारखंड में हम लोग चुनाव जीतेगा। क्या दिए हैं? आप माहौल देखो। क्या टिप्स दे दिए हैं कि भाई आप लोग जीता है, 52 सीट में जीते हैं, 9 लोकसभा आप लोग जीते हैं और आगे भी आप लोग का जीतने का क्षमता है। तो लगातार अब आते रहेंगे, लोगों के बीच क्षेत्र में भी जाएंगे। एक सप्ताह में एक दिन तो क्षेत्र में भी जाएंगे 100%। पूरा झारखंड का सारे सीट में मैं और शिवराज जी जाने का कोशिश करूंगा। आपके प्रभारी सह प्रभारी चुनाए जाने के बाद कहा जा रहा था कि फायर ब्रांड नेता मिल गया है। कार्यकर्ता है।